बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम कॉर्पोरेट फाइनेंस का 5th लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने जो पढ़ा वो हमारे लिए आज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि लास्ट लेक्चर की बिहार पर हमें आज का लेक्चर समझ आएगा। तो लास्ट लेक्चर को मैं रिवाइज कर रहा हूँ, आप अच्छी तरीके से सुनिए ताकि लास्ट लेक्चर में जो आपके कंसेप्ट रह गए हैं वो इस लेक्चर में आपके कंप्लीट हो जाए। हमने लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था रेशियो एनालिसिस क्या होती है, लिक्विडिटी रेशियो, इक्विटी रेशियो, डेट रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। रेशियो का मैंने आपको बताया था कि रेशियो हमारे जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं या जितने भी ऑनर्स हैं उन सब के लिए रेशियो को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। रेशियो इजी वे और सिंपलेस्ट वे है आइडेंटिफाई कि ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस कैसी है, ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से वर्क कर रही है, ऑपरेशन एक्टिविटीज कैसी हो रही है, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एक्टिविटीज कैसी हो रही है। ये सब के सब तमाम चीजें हम रेशियो के थ्रू अंडरस्टैंड कर पाते हैं। अब इस बात को समझाने के लिए मैं आपके सामने ये फार्मूलेज हैं, हम पिछले लेक्चर फार्मूलेज के थ्रू रिवाइज करते हैं। लिक्विडिटी रेशियो क्या आती है? लिक्विडिटी रेशियो आपकी शॉर्ट टर्म एब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए हम लिक्विडिटी रेशियो इस्तेमाल करते हैं। लिक्विडिटी रेशियो के अंदर आपकी करंट क्विक रेशियो आती है। अब करंट और क्विक रेशियो से क्या मुराद है कि हम ये देखते हैं कि हमारी जो शॉर्ट कितने जल्दी हमारा एसेट कैश में कन्वर्ट हो सकता है। जितने जल्दी हमारा एसेट कैश में कन्वर्ट हो सकता है वो उस फर्म की लिक्विडिटी रेशियो ज्यादा होगी। अब इसमें से क्विक रेशियो के अंदर हमने बात की थी कि इन्वेंटरी सम फर्म्स के अंदर एक ऐसा एलिमेंट होती है जो इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश नहीं होता। उसके लिए हम इन्वेंटरी को मैनेज करते हैं ताकि हमें मोस्ट लिक्विडेबल एसेट्स का पता चल सके। तो करंट रेशियो का फार्मूला करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटीज है। क्विक रेशियो का फार्मूला करंट एसेट माइनस इन्वेंटरी ओवर करंट लायबिलिटीज है। ये दो हम रेशियो मोस्टली यूज करते हैं लिक्विडिटी रेशियो के अंदर। फिर इसके बाद हमारे डेट रेशियो आती है। डेट रेशियो क्या आती है? हमारी ऑब्लिगेशंस होती हैं। हमारी बिजनेस के अंदर दो तरह की इन्वेस्टमेंट होती है, एक हमारी पर्सनली इन्वेस्टमेंट होती है, दूसरी इन्वेस्टमेंट हम बोरो करके करते हैं। बोरो किसी भी सूरत में हो सकता है, बैंक से हो सकता है, शेयर्स की सूरत में हो सकता है, बॉन्ड की सूरत में हो सकता है। बहुत से फॉर्म्स है, हम उसके थ्रू अपना बोरो कर सकते हैं। अब टोटल डेट रेशियो से हमें ये पता चलता है कि फर्म की ऑब्लिगेशन कितने परसेंट फर्म ने अपना डेट के थ्रू लिया हुआ है, फर्म के अंदर कितने परसेंट। इससे हमें ये भी इंडिकेट होता है कि इस फर्म के अंदर इतने परसेंट फर्म की अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं है। डेट इक्विटी रेशियो इसके हमें बताती है कि डेट और इक्विटी की क्या रेशियो, टोटल डेट ओवर टोटल इक्विटी है, इक्विटी मल्टीप्लायर है, टोटल एसेट ओवर टोटल इक्विटी है। लॉन्ग टर्म डेट रेशियो के अंदर लॉन्ग टर्म डेट प्लस आपकी टोटल इक्विटी आती है। टाइम इंटरेस्ट अर्न रेशियो, अब हम जो डेट लेते हैं उसके ऊपर हमने कोई ना कोई इंटरेस्ट पे करना है। अब उसकी अर्न की रेशियो क्या आती है? उसके ऊपर अर्निंग भी होती है, उसके ऊपर पेमेंट भी होती है। तो ये सारी हमारी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी के अंदर आते हैं। फिर आपके एसेट मैनेजमेंट रेशियो आती है। इसके अंदर सबसे पहले इन्वेंटरी टर्नओवर आती है। इन्वेंटरी टर्नओवर के अंदर हम प्रोडक्शन से रिलेटेड होती हैं। आपकी बेसिकली 3 फर्म्स होती हैं, आपकी मैन्युफैक्चरिंग फर्म होती है, ट्रेडिंग फर्म होती है और आपकी सर्विस फर्म होती है। जो सर्विस फर्म होती है उसमें इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो हम नहीं फाइंड आउट करते क्योंकि उसमें सिर्फ सर्विस प्रोवाइड कर रहे होते हैं, क्योंकि उसमें सीजीएस नहीं आ रहा होता है। फिर आपकी डे सेल इन्वेंटरीज है, बड़ी पर चीजें बेच रहे हैं, उसकी हमने कितने अरसे में उसकी पेमेंट कर रहे हैं। जितने अरसे में पेमेंट होगी उसके बाद हमारी अकाउंट पेबल हमारी पेमेंट पीरियड आएगा, यानी कि अकाउंट रिसीवेबल कितने अरसे में हम रिसीव कर रहे हैं और कितने अरसे में हम पेड कर रहे हैं। तो ये हम इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो के अंदर हम देखते हैं। फिर उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है। प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर हम प्रॉफिट एक्टिविटीज के देखते हैं कि हमारे इस
प्रोडक्टिविटी के बदले या इस सर्विसेज के बदले हम क्या प्रॉफिट गेन कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले प्रॉफिट मार्जिन है। प्रॉफिट मार्जिन का जो फार्मूला दिया गया है वो नेट इनकम ओवर सेल्स है, फिर उसके बाद रिटर्न ऑन एसेट है, नेट इनकम ओवर टोटल एसेट है, फिर रिटर्न ऑन इक्विटी है, यानी कि आपकी एक्चुअल इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप क्या रिटर्न कर रहे हैं वो रिटर्न ऑन इक्विटी के ऊपर पता चलता है। रिटर्न ऑन एसेट हमें ये पता गया कि हम एसेट को यूटिलाइज करते हुए कितने हमें बेनिफिट मिल रहे हैं, क्या हम अपने रिसोर्सेज को सही तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो हम रिटर्न ऑन एसेट से पता चलता है। फिर मार्केट वैल्यू रेशियो है। मार्केट वैल्यू रेशियो क्या होती है, देखिए आप किसी भी फर्म्स की बात कर लें या किसी चीज की बात है, एक उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है, एक उसकी मार्केट वैल्यू होती है। मार्केट वैल्यू आपकी कैसे बनती है, आपकी कुछ प्रोडक्ट से, ब्रांड नेम से, ये सारी की सारी चीजें आपकी मार्केट वैल्यू के ऊपर रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। तो मार्केट वैल्यू के अंदर, रेशियो के अंदर हम ये देख रहे होते हैं कि फर्म्स की मार्केट वैल्यू एज मेजर्ड बाय इट्स करंट शेयर प्राइस टू सर्टेन अकाउंट्स वैल्यू। अब इसमें डिफरेंट रेशियोज होती हैं। प्राइस अर्निंग रेशियो है, ठीक है। प्राइस अर्निंग रेशियो के अंदर हम मेजर कर रहते हैं कि इन्वेस्टर आर विलिंग टू पे फॉर ईच डॉलर ऑफ अ फर्म्स अर्निंग द हायर प्राइस अर्निंग रेशियो द ग्रेटर द इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, कि जितना आप एक इन्वेस्टर क्यों $1 इन्वेस्टमेंट करेगा, जब उसकी प्राइस अर्निंग रेशियो ज्यादा होगी, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा और वो उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा। ये आपकी प्राइस अर्निंग रेशियो है। आज के लेक्चर में हमने यही डिस्कस करना है, मार्केट रेशियो, ड्यूपॉन्ट एनालिसिस, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस। अब ड्यूपॉन्ट एनालिसिस क्या होता है, हमने शॉर्ट टर्म कंपनी की परफॉर्मेंस चेक करनी हो तो हम ड्यूपॉन्ट एनालिसिस यूटिलाइज करके ड्यूपॉन्ट रेशियो के जरिए हम कंपनी की परफॉर्मेंस या कंपनी की कंडीशंस को हम मेजर कर पाते हैं। DuPont formula multiplies the firm net profit margin by its total asset turnover to calculate the firm return on total asset. अब advantage of DuPont system is that it allows the firm to break its return on equity into profit on sales component at an efficiency of asset use component and a use of financial leverage. अब ड्यूपॉन्ट फार्मूला के अंदर आपके रिटर्न ऑन एसेट आते हैं। रिटर्न ऑन एसेट का फार्मूला क्या है, अर्निंग अवेलेबल फॉर कॉमन स्टॉक होल्डर डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय सेल्स ओवर टर्नओवर। रिटर्न ऑन एसेट को हम नेट प्रॉफिट मार्जिन मल्टीप्लाई बाय टोटल एसेट टर्नओवर से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर रिटर्न ऑन इक्विटी है। रिटर्न ऑन इक्विटी आपके रिटर्न ऑन एसेट मल्टीप्लाई बाय इक्विटी मल्टीप्लाई से भी हम इसे फाइंड आउट, DuPont आइडेंटिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है। अब ये हॉरिजॉन्टल एनालिसिस क्या होता है, हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए हम हॉरिजॉन्टल एनालिसिस करते हैं। Using comparative financial statement to calculate dollar or percentage change in a financial statement item for one period to the next. फिर वर्टिकल एनालिसिस होता है। हमारा वर्टिकल एनालिसिस भी इसी पर्पस के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को परफॉर्मेंस चेक करने के लिए या फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एक्टिविटी चेक करने के लिए कि किस तरह वो उसका बिहेवियर है, हम वर्टिकल एनालिसिस करते हैं। अब देख सकते हैं कि वर्टिकल के अंदर एरो किस तरह दिया गया है, ये वर्टिकल एनालिसिस होता है। फॉर ए सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ईच आइटम इज एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ फाइनेंशियल ऑफ सिग्निफिकेंट टोटल, ऑल इनकम स्टेटमेंट आइटम्स आर एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ सेल। फिर कॉमन साइज स्टेटमेंट्स है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट शोज ओनली परसेंटेज एंड नॉट एब्सोल्यूट डॉलर अमाउंट्स। फिर ट्रेंड परसेंटेज है। अब ट्रेंड क्या है, अब देखे ना, आजकल हम कोरोना वायरस का भी देखें कि कोरोना वायरस का ट्रेंड क्या जा रहा है। हमारी जो फिगर्स है वो ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। अब जो हमें ट्रेंड बता रहा है
कि वो ऊपर जा रहा है। तो इसी तरह हम आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर ट्रेंड देखते हैं कि इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ट्रेंड क्या है। अगर प्रॉफिट है तो ऊपर उसका ट्रेंड है, या उसका डिक्लाइन है, या उसका अप्स एंड डाउन है। तो ये हम 10% के अंदर देखते हैं। ये सारी बातें आगे जाकर मजीद आपको क्लियर हो जाएगी। अब हॉरिजॉन्टल एनालिसिस की एक ये एग्जांपल दी गई है कि कंपनी है, उसका डाटा गया है कि हम उसका हॉरिजॉन्टल एनालिसिस करते हैं। ये कंपनी की क्लावर कॉर्पोरेशन है, ये इसकी बैलेंस शीट है, ये एसेट दिए गए हैं, ये आपके टोटल एसेट्स हैं। फिर अब इस हॉरिजॉन्टल एनालिसिस की एग्जांपल दी गई है कि डॉलर चेंज हमने कैसे निकालना है करंट ईयर में से बेस ईयर। अब इसमें एक बात याद रखना, हम हॉरिजॉन्टल एनालिसिस हो, चाहे ट्रेंड एनालिसिस हो, चाहे वर्टिकल एनालिसिस हो, जो बेस ईयर होगा उसमें से करंट ईयर को माइनस करेंगे। ऐसे भी आप इनकम स्टेटमेंट या बैलेंस शीट देखेंगे जिसके अंदर 2 या 3 साल का 2 से ज्यादा 3 या 4 साल का डाटा दिया गया है। अब ये इसका फार्मूला है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का, परसेंटेज चेंज डॉलर चेंज डिवाइडेड बाय बेस ईयर फिगर मल्टीप्लाई बाय 100। ये इजी है, ये आपको मैं अभी समझाता हूँ। ये देखें, ये हमारा करंट ईयर है 1998, करंट ईयर सॉरी हमारा 99 है, और बेस ईयर हमारा 1998 है। बेस ईयर जो लास्ट ईयर, अगर पहले तो अगर हमें 2 से ज्यादा हमारे पास ईयर्स दिए गए हैं तो उसमें वो बताएगा कि कौन सा ईयर हमारा बेस ईयर है। अगर ना बताया गया हो तो जो सबसे लास्ट ईयर होगा वो हमारा बेस ईयर होगा। अब करंट ईयर माइनस बेस ईयर, 12,000 में से माइनस 23,500 किया, ये हमारा डिफरेंस आ गया। तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का पहले क्या फार्मूला था, करंट ईयर माइनस बेस ईयर, ये हमने निकाल लिया। फिर डिवाइडेड बाय ये जो अमाउंट निकल आई है इसको डिवाइडेड बाय बेस ईयर। अब ये हमने बेस ईयर कर दिया तो हमारे पास ये जो जवाब आया वो नेगेटिव में आया। फिर देख लें हॉरिजॉन्टल एनालिसिस हमने कैसे फाइंड करना है, करंट ईयर माइनस बेस ईयर, फिर जो जवाब निकलेगा उसको डिवाइडेड बाय बेस ईयर कर देना है। फिर देखें करंट ईयर माइनस बेस ईयर, करंट ईयर हमारी वैल्यू क्या है 12,000, बेस ईयर की वैल्यू क्या है 23,500, उसका डिफरेंस निकाला। फिर आपकी डिफरेंस वैल्यू को माइनस डिवाइडेड बाय बेस ईयर, आपका परसेंटेज ये निकला। इसी तरह ये सारी वैल्यू निकालनी। करंट ईयर माइनस बेस ईयर हमारा 60,000 में से 40,000 गया, 20,000 आया। 20,000 को 40,000 पर डिवाइड करें तो ये आ गया। अब इसी तरह 1 बाय 1 हमारी ये सारी कैलकुलेशन होगी। अब 80,000 में से 1,000 गए तो 20,000 माइनस का आया, 20,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख किया तो माइनस 20 आया। अब इसी तरह 3,000 माइनस 1,200 1800 आया, 1800 डिवाइडेड बाय आपका 1,200 150 आया। अब इसी तरह 155,000 माइनस 165,700 डिवाइडेड 9,700 माइनस का आया, 9,700 डिवाइडेड बाय 164,700 आया। अब इसी तरह अब जो वैल्यू करंट ईयर माइनस बेस ईयर डिवाइडेड बाय किया तो 0 आ गया, तो 0 को 0 पर डिवाइड करेंगे तो 0 ही आंसर आएगा। फिर इसी तरह 120,000 माइनस 85,000 35,000 आया, 160 माइनस 125,000 35,000 आया, डिवाइडेड बाय 23 ईयर किया और वैल्यू। अब इसको मजीद अप्लाई करते हैं करंट एबिलिटीज पर। करंट एबिलिटीज पर भी वही किया, करंट ईयर माइनस बेस ईयर। करंट ईयर आपका क्या है 67,000 में से माइनस 44,000 करें 23,000 आया, 23,000 को 44,000 पर डिवाइड करें आपका 50.3 आएगा। इसी तरह 3,000 माइनस 6,000 आपका माइनस 3,000 आया, 3,000 को डिवाइडेड बाय 6,000 करेंगे तो माइनस आपका 50% आपका डिक्रीज है। अब ये बता रहा है कि एज कम्पेयर टू आपका जो अकाउंट्स पेबल इंक्रीज हो गए हैं, आपके नोट्स पेबल डिक्रीज हो गए हैं, आपकी टोटल करंट लायबिलिटी आपकी इंक्रीज हुई है 40%। इसी तरह हमने ये सारी वैल्यू निकालनी है। हॉरिजॉन्टल एग्जांपल, अब ये एग्जांपल दी गई है हमारे पास इनकम स्टेटमेंट की। अब इनकम स्टेटमेंट में भी यही 5,20,000 माइनस 4,80,000 40,000 आया। अब 40,000 को डिवाइडेड बाय आपने 48,000 4,80,000 पर करेंगे तो 8.83 आएगा। अब 1 बाय 1 इसी तरह वैल्यू निकलेगी
3,60,000 माइनस 3,15,000, 3,50,000 को माइनस किया तो 45,000 आया। 45,000 को 3,50,000 तक किया, आपका 14.3 आया। तो ये 1 by 1 आपकी वैल्यू निकलती आएगी। अब ये बता रहा है कि हमारी जो सेल इंक्रीज हुई है वो 8.3% हमारी सेल इंक्रीज हुई है, और जबकि इनकम हमारी जो डिक्रीज आया सेल इंक्रीज होने से हमारा नेट इनकम के अंदर, जबकि नेट इनकम हमारी डिक्रीज हुई है 20.9%। They were increased in both cost of goods sold and operating expense. These increased costs more than offset the increase in sale, yielding the overall decrease in net income. उसके बाद हम वर्टिकल एनालिसिस के सैंपल करते हैं। ये सैंपल कंपनी है, बैलेंस शीट दी गई है। अब इसको में क्या करना है वर्टिकल एनालिसिस में। अब वर्टिकल आपको एरो का निशान जैसे दिखाया था, वर्टिकल का ऐसा एरो करना है। वर्टिकल में ये जो 30,000 है, 30,000 को 3,87,000 पर डिवाइड करेंगे तो आपकी परसेंटेज आएगी। आप देख सकते हैं 82,000 को 4,83,000, यानी कि जो हमारे पास वैल्यू दी होगी, पहली वैल्यू जो भी वैल्यू दी होगी उसको टोटल पर डिवाइड करना है। इसी तरह 1,20,000 को 4,83,000 पर डिवाइड किया तो आपका 26%। इसी तरह ये वैल्यू निकलेगी। अब इसी तरह लायबिलिटीज एंड स्टॉक होल्डर्स इक्विटी में 76,000 को 4,80,000 पर डिवाइड किया तो 16% आया। 33,000 को 4,83,000 पर डिवाइड किया तो आपका 7% आया। 50,000 को 4,83,000 पर डिवाइड किया आपका 10% आया। 1,70,000 को 4,80,000 पर डिवाइड किया 35%। तो इसी तरह आपकी ये वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अभी यहाँ पर भी यही 60,000 को हमने 3,87,000 पर डिवाइड किया तो 16% आया। 17,000 को 3,87,000 पर डिवाइड किया तो 4% आया। 15,000 को 3,87,000 पर डिवाइड किया तो आपका 13% आया। हमने ये जो वैल्यू है ये राउंड करके लिखी हुई है। अब हमारा 10%। मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर एक से ज्यादा ईयर्स की वैल्यू दी गई है तो उसमें बेस ईयर आपको नहीं बताया गया, तो जो सबसे लास्ट ईयर होगा वो आपका बेस ईयर होगा। यहाँ पर देखें $90.91 माइनस $180.20, करंट ईयर माइनस बेस ईयर आपका 170 आया। 171 को डिवाइडेड बाय आपने 1820 करना है तो 9% आपका आया। अब ये जो 9% है, जो आपका करंट ईयर बेस ईयर होगा वो 100% होगा। बेस ईयर में से 100 प्लस ये 9% को ऐड करना है, ये 109 होगा। अब इसी तरह आपने 1803 में से माइनस 1701 करना है। जो वैल्यू आएगी उसे डिवाइडेड बाय 1701 पर डिवाइड कर देनी है। अब इसकी वैल्यू 100% होगी। 100 प्लस वो जो परसेंटेज की वैल्यू वो ऐड करेंगे तो ये आपका 106%। अब इसी तरह इसमें ये बेस ईयर बन जाएगा और ये आपका करंट ईयर बन जाएगा। अब 1997 के अंदर आपका 2112 माइनस 1991 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 1991 आ जाएगा। जो परसेंटेज आएगी उसे में प्लस 100 कर देना। जब 100 करेंगे तो वो 10 आपका 116 बन जाएगा। तो इसी तरीके से आपने ये सारी वैल्यू परसेंटेज ट्रेंड की निकाल ली। अब इसी तरह जब 1998 की निकालेंगे तो करंट ईयर 2244 माइनस 2112 डिवाइडेड बाय 2112। अब जो परसेंटेज आएगी उसमें प्लस 100 कर देना है, तो ये 99 के अंदर आप 123%। अब जब ये सारी वैल्यू निकल आएगी तो आप देख सकते हैं, तो हम बता सकते हैं एज कंपेयर टू बेस ईयर हमारा जो ट्रेंड है रेवेन्यू का वो इंक्रीज हो गया है, क्योंकि 1996 में 109% थी, 1997 में 116% है,
1998 में 123% है, 1999 में 132% है, जो तो ट्रेंड इंक्रीज हो रहा है। इसी तरह अगर हमारी जो रेवेन्यू इंक्रीज हो रही है तो साथ ही साथ हमारे एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये हम 10% से निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। आप ये बहुत ही आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। आप एक दफा इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये तमाम बातें समझ में आ जाएगी। उम्मीद है अपना ख्याल रखिएगा।